पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उस पर हल्ला मत मचाइए आप, चुपचाप महंगाई बर्दाश्त। और क्यों बर्दाश्त कीजिए? बहस ये चलाई जा रही है, बीजेपी के जितने भी ज्ञाता हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, कच्चे तेल का दाम पूरी दुनिया में महंगा हो गया है, तो इसलिए डीजल और पेट्रोल महंगा आपको खरीदना पड़ेगा। आज आप लोगों के सामने मैं एक मासूम बच्चा जो इस समय दिल्ली के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, सीपी के पास स्थित हॉस्पिटल में, उस बच्चे के लिए मदद की अपील करने के लिए आया हूं। मेरे बगल में प्रदीप जी हैं जो उस मासूम बच्चे के पिता हैं। इनकी पत्नी और बच्चे की मां इस समय हॉस्पिटल में है और ये वो मासूम बच्चा है गर्वित जो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और इसका जीवन तभी बच सकता है जब इसको इंजेक्शन लग जाए। एक ऐसा इंजेक्शन जो इंजेक्शन जीवन देने वाला है, लेकिन वो इंजेक्शन खरीदने की क्षमता किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं है। इस बच्चे को SMA टाइप 1 की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जो अत्यंत गंभीर बीमारी है, जिसमें मसल्स काम करना बंद कर देती है बच्चे की, जिसमें फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। और अभी ये बच्चा मेडिकल सपोर्ट पे है, यहाँ पर कनॉट प्लेस में जो हॉस्पिटल है, कनॉट प्लेस में रेलवे का जो हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट है। कल मैं गया था इस बच्चे से मिलने के लिए और इससे पहले भी मैंने देश की संसद में ये सवाल उठाया था कि ये बहुत ही अमानवीय है कि कोई दवा कंपनी इतना मुनाफा कमाने के चक्कर में वो इंजेक्शन 17 करोड़ रुपए में बेचती है जो बच्चों की जान बचाने के लिए है। मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार की संस्थाएं, ये सब खामोश क्यों हैं? मैंने देश की संसद में सवाल उठाया कि अगर किसी सामान्य परिवार में किसी बच्चे को यह बीमारी हो जाए तो अगर वो अपना सब कुछ बेच दे, जैसे ये प्रदीप हैं, ये अपना घर बेच दें, अपनी जमीनें बेच दें, तब भी ये 17 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते। और इसमें छूट के बाद, तमाम तरीके की छूट के बाद, ये इंजेक्शन करीब करीब 9 करोड़ रुपए का मिलता है हिंदुस्तान में। तो प्रदीप जी आसाम के श्रीभूम के रहने वाले हैं। ये कहां के रहने वाले हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इनका एक बच्चा इस समय जिंदगी पाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये रेलवे में काम करते हैं जहां पे 14 लाख कर्मचारी हैं। अगर वो 14 लाख कर्मचारी 500-500 रुपए की भी मदद करेंगे तो इनकी मदद हो जाएगी। अगर इस देश के लोग 144 करोड़ हमारी आबादी है, कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, मैं तो कह रहा हूं जितनी क्षमता है आपकी, वो आप इस बच्चे की मदद कीजिए और इस बच्चे का जीवन बचाइए, क्योंकि ये इनके परिवार के तमाम कोशिशों के बावजूद इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता और इसके पास समय बहुत कम है। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि डॉक्टरों ने कहा है कि ये जो बीमारी होती है इसमें 1.5 से 2 साल का वक्त होता है, इससे ज़्यादा बच्चा सरवाइव नहीं। सुनने में ये बात बहुत खराब लग रही है, बोलने में भी खराब लग रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें 1.5 से 2 साल से ज़्यादा जिंदगी नहीं होती बच्चे की। ये इतनी गंभीर बीमारी है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि इस बच्चे के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां CSR फंड देती हैं, उस फंड से इसके लिए 9 करोड़ के इंजेक्शन का इंतजाम कराने की कृपा करें। मैं निवेदन करता हूं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी से कि वो इस काम में इस बच्चे की मदद करें, और साथ ही साथ आसाम के मुख्यमंत्री से कि आप इसमें जो अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं CSR फंड के माध्यम से, कुछ कंपनियों को बोल के, कुछ NGOs को बोल के, जैसे भी करके इसके लिए इंजेक्शन का इंतजाम कराने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा हूं रेलवे के कर्मचारियों से, इस देश के नौजवानों से कि अपने रोजमर्रा के खर्च में से थोड़ा सा खर्च बचा के इस बच्चे की मदद कीजिए। और मैं इस देश के लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आपने कई ऐसे बच्चों का जीवन बचाया है, पहले भी कई ऐसे बच्चे जिनको ये बीमारी हो गई थी, ऐसा SMA टाइप 1, मैं उनके परिवारों के साथ जुड़ा भी रहा, उनके लिए भी अपील की है मैंने पहले भी। तो आप लोग इस बच्चे की मदद के लिए आगे आइए, और इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। ये जो बार कोड है इम्पैक्ट गुरु का, इस पे आप जाके देख सकते हैं। और सपोर्ट गर्व एट यस बैंक के नाम से ये ट्विटर हैंडल है, इस पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स। सपोर्ट गर्व एट यस बैंक। तो एक बड़ा मुद्दा तो ये था, मैं प्रदीप जी से भी चाहूंगा, क्योंकि कल जब मैं इनके पास गया था बहुत मायूस थे, इनकी पत्नी रोने लगी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाया जिस तरीके से वो बच्चा मुस्कुरा रहा था देख के और मेडिकल सपोर्ट पे था। तो मैं इनसे भी चाहूँगा, प्रदीप जी से भी, कि वो अपने बच्चे के लिए जो पिछले 17 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार सभी को। हम लोग 10 महीने से ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, सबको लेकर दिए थे, हमारे यहाँ के MP के थ्रू, सांसद के थ्रू, रेल मिनिस्टर, PMO, हेल्थ मिनिस्टर, सबको दिए थे। हमें लग रहा था हो जाएगा मैनेज, लेकिन वो घुमा फिरा के टाइम भी वेस्ट हुआ। और उन्होंने जो इंडिया गवर्नमेंट का रूल वही बता रहे थे, 50 लाख ही देते हैं रेयर डिजीज़ के लिए। तो ऐसे करके मैं भी अभी 1 महीने से CP में ऐसे ही घूम रहा था, यूट्यूबर लोगों को हेल्प के लिए कोई वीडियो बना दे आके, लेकिन वहाँ से कोई मदद अभी तक नहीं आया है यूट्यूबर वीडियो बनाने। तो वहाँ एक भैया मिले थे, अभिषेक भैया, वो पहले सचिवालय में काम किए थे। उन्होंने बताया साल के बाद में, उन्होंने बोला ये अच्छे आदमी हैं, आप उनके पास एक बार जाओ। पहले भी उन्होंने हेल्प किया है, ऐसे इंजेक्शन 2-3 बच्चे को लगा दिया है। तो स्वास्थ्य में मिला था एक दिन पहले ही, और दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में आ गए, साथ आके बच्चों के साथ वीडियो भी बना के गए। मुझे लगा नहीं था सारे से आ जाएंगे दूसरे ही दिन। तो सबको यही अपील करूँगा, सर जो अपील करना है थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, बच्चे पे इंजेक्शन लग जाए। तो फिर से मैं एक बार मैं पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को और आसाम के मुख्यमंत्री को, और जो तमाम कंपनियां हैं जो CSR फंड देती हैं उनको भी चिट्ठियां लिखूंगा कि इस बच्चे की मदद करें। और बाकी देश की जनता अगर चाहेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 9 करोड़ रुपए लगेंगे। इंजेक्शन का दाम तो वैसे 17 करोड़ रुपए है, लेकिन छूट के बाद 9 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन मिलता है। और मेरे ख्याल से अगर इस देश के 10 करोड़ लोग 1-1 रुपए भी देंगे तो इनका काम हो जाएगा, 9 करोड़ लोग 1-1 रुपए भी देंगे तो इनका काम हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मीडिया के बंधुओं से जरूर हाथ जोड़ के अपील करूंगा, देखिए आप बहुत सारी खबरें चलाते हैं, दिखाते हैं, ये एक मानवता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो इसको भी आप लोगों तक पहुंचाइए। ये सोचकर कि जो आज प्रदीप के बच्चे के साथ हुआ,
अगर हमारे बच्चे के साथ होता तो हम क्या कर पाते, ये सोच के इनकी मदद कीजिए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और एक दो विषय पे मैं और बात करूंगा आपसे। ठीक। अभी पिछले कुछ दिनों से जो एक बहस चलाई जा रही देश भर में, एक बहस जो चलाई जा रही है इस देश में कि साहब डीजल का, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उस पर हल्ला मत मचाइए आप लोग, चुपचाप महंगाई बर्दाश्त कीजिए। और क्यों बर्दाश्त कीजिए? बहस ये चलाई जा रही है, बीजेपी के जितने भी ज्ञाता हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, कच्चे तेल का दाम पूरी दुनिया में महंगा हो गया है, तो इसलिए डीजल और पेट्रोल महंगा आपको खरीदना पड़ेगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जनता को महंगाई बर्दाश्त करनी ही होगी, कि भाई जो कमर्शियल सिलेंडर 1500 रुपए का मिलता था जनवरी में तो कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ था, वो आज की तारीख में 3100 रुपए का हो गया। 3100 रुपए, 2 गुने से ज्यादा दाम बढ़ गया उसका। जो 5 किलो का सिलेंडर जो छात्र, मजदूर, किसान, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है वो 261 रुपए महंगा हो गया। और डीजल पेट्रोल आपने 3-3 रुपए महंगा कर दिया, 3.25 रुपए के करीब। और आप कह रहे हैं महंगाई बर्दाश्त करो, बोलो ना कुछ। मोदी जी ने कह दिया अब आप इसको बर्दाश्त कीजिए। क्यों बर्दाश्त कीजिए? अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखिए कितनी महंगाई आ गई है। अरे भैया, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में 20 रुपए डॉलर, 20 डॉलर प्रति बैरल, 30 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तो हिंदुस्तान में आपने डीजल पेट्रोल का दाम सस्ता किया था क्या? डीजल पेट्रोल की महंगाई कम की थी क्या आपने? टैक्स कम किया था क्या? आज आप हवाला दे रहे हो कि कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 120 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, 110 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। लेकिन जब ये 20 डॉलर, 30 डॉलर प्रति बैरल था तो क्या देश में आपने डीजल पेट्रोल सस्ता किया था? नहीं किया था। और इस देश की जनता से 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे वसूला है। याद रखिएगा, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। 44 लाख करोड़ रुपए, 44 लाख करोड़ रुपए। क्या तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और मोदी के समर्थक मीडिया के द्वारा? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। इन्हीं कंपनियों को 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स और कंपनियों को मुनाफा 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो जब इतना मुनाफा आपने कमा के अपनी तिजोरी भरी है तो थोड़े दिन के लिए सब्सिडी दे दीजिए, छूट दे दीजिए और महंगाई पर कंट्रोल कीजिए। ये क्या रोना रो रहे हैं आप चुनाव के बाद? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ रोना शुरू कर दिया आपने। महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई तो जरूरी है, महंगाई तो देशभक्ति है, महंगाई तो आपके लिए कल्याणकारी योजना है। ये देखो अमेरिका में इतना दाम हो गया, ब्रिटेन में इतना हो गया, दुबई में इतना हो गया, मुल्तान में इतना हो गया, पाकिस्तान। अरे इससे हमें क्या लेना देना भैया? 44 लाख करोड़ रुपए तुमने इस देश की जनता से टैक्स के नाम पे लूटा है ना 12 सालों में, तो अब राहत दो।
3.5 लाख करोड़ रुपए इन्हीं कंपनियों ने मुनाफा कमाया है ना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो बीजेपी के लोग इनकार कर दे। तो अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आपने कमाया है तो आप राहत दीजिए। आप थोड़े दिन मुनाफा नहीं कमाएंगे तो आपके पेट में दर्द थोड़ी हो जाएगा, बीमार थोड़ी पड़ जाएंगे आप। इस देश की जनता जरूर महंगाई से बीमार पड़ जाएगी अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे तो। यह बात समझनी होगी। और ये तेल का दाम क्यों महंगा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। ट्रंप के गुलाम हो गए आप। आपकी सरकार ट्रंप की गुलामी में लगी हुई है। वो कहता है रूस से तेल ना खरीदो, कहते हैं जी हजूर। वो कहता है हम आपके ऊपर निगरानी, मतलब 144 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर ट्रंप निगरानी रखेगा। उसका गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निगरानी रखेगा कि हम कहीं रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा। ये धमकी दिया उसने। तो हमारी कोई संप्रभुता, कोई स्वाधीनता बची है? नहीं बची है। ऐसे समय में जब देश संकट में है, रूस से आया हुआ जहाज सिंगापुर घूम गया और आप गैस नहीं खरीद पाए उससे, क्योंकि अमेरिका आपको डांट रहा था, बिगड़ रहा था। रूस आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, उससे आप तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका आपको डांट देगा। तो आपने तो देश की संप्रभुता ही खत्म कर दी, स्वाधीनता ही खत्म कर दी। आप तो ट्रंप के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी, देश सर्वोपरि है, देश सबसे बड़ा है। देश की जनता के हितों को सबसे ऊपर रखिए, और जहां से भी आपको सस्ता तेल और गैस मिले वहां से तेल खरीदिए, गैस खरीदिए और देश की जनता को उपलब्ध कराइए। वो चाहे ईरान से मिले, वो चाहे ओमान से मिले, वो चाहे अरब देशों से मिले या रूस से मिले। देश का हित सर्वोपरि है। महंगाई नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कह दिया सोना ना खरीदो, करोड़ों लोग जो सोने के व्यापार से जुड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे? उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? यह मत मान लेना कि खाली सोने की दुकान सजाने वाला ही बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है। उस सोने के जो कारीगर होते हैं उनकी जिंदगी कैसे चलती है वो देखिए आप जाके। और जिस बंगाल में आप चुनाव जीते हैं वहीं कम से कम 10 लाख आपको कारीगर मिल जाएंगे सोने के। तो आपका तो काम बन गया, बस ठीक है, सबको उसके हाल पे आपने छोड़ दिया। खाद ना खरीदो, खाने का तेल ना खरीदो, विदेश की यात्राएं ना करो। विदेश से यात्रा, 80 करोड़ लोग देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। आप सलाह दे रहे हैं सोना ना खरीदो। अरे कौन खरीदता है सोना? और कौन जाता है विदेश की यात्राओं में? आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके करीबी, उनको आपने तो कभी नहीं मना किया। खुद तो चलिए आप प्रधानमंत्री हैं, हर दिन इस देश से उस देश, उस देश से उस देश दौड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने लोगों पे कोई प्रतिबंध लगाया? सोने का व्यापारी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बैठा तो है विदेशों में, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का लूट के। उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। देश की जनता को आप कह रहे हो कि अब मंगलसूत्र ना खरीदो। पहले कह रहे थे विपक्ष वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका। तो ये जो दोहरा चरित्र है, अभी बताइए आप, मैं देख रहा हूं जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही। बताइए आप, कोई चोर आएगा वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। बताइए, अजीब मजाक है। कोई गुंडा आएगा हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब उसको। कहने रहे वो तो हत्या करके चला गया बाइक से, कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे, निकल गया, भाग गया, क्या करें? आपने कहा था तेल इस्तेमाल ना करना था, हमने नहीं किया। अरे ऐसे तमाशा बना दिया आपने।
आपने एक अपील कर दी, अब पुलिस वाले साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए कोई मतलब नहीं, अभी इसमें भी 4 तर्क लेके आ जाएंगे। तो इसलिए हर चीज को, अब नीट का पेपर अब चल तो रहा है, उसमें कई जगह मैंने देखा कि अब इसको भी देशभक्ति से जोड़ दो। एक ऐसी देशभक्त सरकार आई है जो आपको 2-2 बार मौका दे रही है। अभी तक आपको सिर्फ 1 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था। ऐसी देशभक्त सरकार है, 2-2 बार बोला इस बार चलो पेपर लीक हो गया, अगली बार दो, फिर कराएंगे, फिर देना, कोई दिक्कत नहीं। आज अंशिका पांडे नाम की एक बच्ची का दुखद समाचार मिला। 4 नंबर से पिछली बार वो बच्ची रह गई थी। मॉडल टाउन के एक झुग्गी इलाके में रहती है। 4 नंबर से, कितनी मेहनत से पढ़ाई करके उसने परीक्षा दी और पेपर लीक हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। मोदी जी की सरकार के द्वारा उस बच्ची की हत्या है। लखीमपुर में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, गोवा में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है। किसी का अंतिम चांस था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से इस देश की जनता को महंगाई की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठी हुई है और हर चीज को देशभक्ति से जोड़कर मूर्ख बनाने का काम चल रहा है देश में। मोदी जी के दोस्त अडानी का मामला आपने देखा ही होगा। 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला उसके ऊपर है और उस 2000 करोड़ की रिश्वत से बचने के लिए उसने नया तरीका बना लिया। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं दे रहा है, यहां तो फ्री में एयरपोर्ट और बिजली घर और सड़क और पानी बिजली सब ले रहा है, कोयला वाला सब ले रहा है। वहां जाके बोला कि ये 2000 करोड़ की रिश्वत से हमें बचा लो, 96,000 करोड़ रुपए हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था में खर्च करेंगे। कितना? 96,000 करोड़ रुपीस, 96,000 करोड़ रुपए अडानी इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा अमेरिका में, और जिससे करीब करीब 15,000 रोजगार पैदा होंगे। ये गारंटी देके वो रिश्वत के मामले में, जो 2000 करोड़ की रिश्वत देने का मामला उसके खिलाफ अमेरिका में चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के खिलाफ, उससे वो बचने का रास्ता निकाल रहा है। ये है सच्चाई पूरे देश के सामने। अपने एक दोस्त को बचाने के लिए देश का स्वाभिमान मोदी जी ने गिरवी रख दिया है अमेरिका के आगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल